नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की राजनाथ सिंह से मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की। उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजनाथ सिंह, यानी कि ऑब्जर्वर। राजनाथ सिंह को बनाया गया ताकि वो उत्तराखंड में राजनीतिक स्थितियों को समझ सके और साथ ही किस तरह से फैसला किया जाए सीएम के चेहरे पर, यानी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और इसी के चलते पर्यवेक्षकों को भेजा गया है ताकि वो राज्य की स्थिति को समझ सके और ये जान सके कि आखिर कौन चेहरा होना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेमचंद्र को बधाई दी। विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी गई। दोनों नेताओं ने की राज्य के राजनीतिक हालातों पर चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से अपने दिल्ली दौरे के दौरान शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार निर्वाचित होने और उत्तराखंड में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के लिए बधाई दी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, आज राजनाथ सिंह और प्रेमचंद अग्रवाल की शिष्टाचार मुलाकात हुई कथित तौर पर, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात उत्तराखंड की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं, लगातार जिस तरीके से तमाम भाजपा के नेता दिल्ली दरबार में दस्तक दे रहे हैं। अब राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो लिहाजा प्रेमचंद अग्रवाल भी जो है दिल्ली दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे शिष्टाचार भेंट की है। ये उन्होंने जरूर कहा है कि उनके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की राजनाथ सिंह ने सराहना की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे शामिल है। लिहाजा जो है वो भी उस रेस में जो है के तहत ही जो दिल्ली पहुंचे और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी, आज जो है उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अभी और भी कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होना बाकी है, तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि अब जो है प्रेमचंद अग्रवाल खुद को जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में शीर्ष उस पर मान रहे हैं। जी, अगर देखा जाए सौरभ, तो अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा कौन। अब क्या पर्यवेक्षकों के आने से या पर्यवेक्षकों के निरीक्षण के बाद ये फैसला जल्द हो जाएगा? ये जरूर कहा जा सकता है। लगातार तमाम बड़े नेता जो है इस समय दिल्ली दरबार में है, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की, तमाम जो नेताओं ने दिल्ली में जो है आला नेताओं से मुलाकात की है। बातचीत का दौर अभी भी चल रहा है। वहीं जो कई ऐसे बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। जी सौरभ, एक सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि अगर देखा जाए तो एक फहरिस्त तो लंबी हो ही चुकी है, लेकिन साथ में अब जिस तरह से विधायकों का लगातार जो मिलने का सिलसिला चल रहा था दिल्ली दौरे को लेकर, अब ऐसे में हाईकमान ने कह दिया है कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं। इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि तमाम विधायकों के नाम जो है इस समय सामने आ रहे हैं, तो लिहाजा ये जरूर कहा जा सकता है कि आला कमान के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी एक नाम को पसंद करना। लिहाजा जो है आला कमान की तरफ से सबसे जो है मध्यस्थता करते हुए रायशुमारी भी की जा रही है और रायशुमारी के बाद ही कोई नाम फाइनल हो पाएगा। जी बिल्कुल, ये तो एक हाईकमान ही फाइनल करेगा, लेकिन ऐसे में क्या यूं समझा जाए कि जितनी जितनी देरी हो रही है, ऐसे में नुकसान कहीं ना कहीं जनता का ही हो रहा है, क्योंकि जितनी देरी नाम के ऐलान में होगी उतनी शपथ ग्रहण समारोह में होगी और उसके बाद उतनी फिर देरी होगी विकास कार्यों को गति पकड़ने में। सौरभ, सुन पा रहे हैं? सौरभ, मेरा सवाल यह है कि जितनी देरी नाम के ऐलान करने में हो रही है उतनी देरी फिर विकास कार्यों को गति देने में भी होगी। बिल्कुल, देखिए इतने बड़े प्रचंड बहुमत के बावजूद अगर जो है राज्य को अब तक मुख्यमंत्री नहीं मिला है, तो लिहाजा इसकी उम्मीद जो है नहीं की जा सकती कि विकास को लेकर विजन क्या होगा। लगातार भाजपा के नेता उत्तराखंड दौरा कर रहे हैं, तमाम विधायकों की नब्ज टोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना कर पाना सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अभी पर्यवेक्षकों के आने की बात बाकी है कि आखिरकार जब पर्यवेक्षक आएंगे उसके बाद जो है किस तरीके की यहाँ पर हालात होंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि विधायकों ने अपना नेता जो अलग अलग विधायक ने अलग बिल्कुल सौरभ, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगराल जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार। रविंद्र जी,
ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी देरी हो रही है मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर? नहीं नहीं, कतई नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रक्रिया से चलेगी। विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में बैठक होगी, तब उसके बाद अनाउंस कर दिया जाएगा। इसमें विलंब कहाँ हो रहा है? विलंब के कई कारण है। होलास्तक लगा हुआ है। नंबर 2, हमारी सेंट्रल लीडरशिप भी 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो है, अब जहाँ के कहीं से वह सांस लेने की फुर्सत मिली है, तो स्वाभाविक है, कहीं कोई अस्वाभाविक नहीं है। प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और लेकिन एक फेरिस्त भी अच्छा, तो लंबी है रविंद्र जी, फेरिस्त भी तो लंबी है, क्योंकि कोई हर कोई दिक्कत अपनी नहीं अपनी है। दावेदारी पेश कर रहा है, तो ऐसे में मुश्किलें दिक्कत तो नहीं है। शीर्ष नेतृत्व के सामने भी होंगी। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक आईएएस अधिकारी का सपना चीफ सेक्रेटरी बनने का होता है, वैसे ही हर मिनिस्टर और विधायक का सपना मुख्यमंत्री बनने का होता है। लेकिन विधायक दल का जो बैठक में नेता का चयन होगा, वो सर्वसम्मति से सबको स्वीकार्य होगा, सहज होगा, सरल होगा और आत्मीयता के साथ सब एक दूसरे को बधाई देते हुए जो भी मुख्यमंत्री नहीं रविंद्र जी, ये बातें तो तब की है ना जब नाम का ऐलान हो जाएगा, बधाई तो तभी दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल सवाल ये है कि जितनी देरी नाम के ऐलान में होगी, उतनी देरी शपथ ग्रहण समारोह में होगी, फिर उतनी ही देरी कार्यभार संभालने में होगी, फिर उतनी ही देरी विकास कार्यों को गति देने में होगी। रैना जी, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन विधायक दल की बैठक तो हो जाने दीजिए। विधायक दल की बैठक हो जाने के बाद ही उसी दिन नेता का चयन हो जाएगा। अगले 2 दिन के अंदर शपथ हो जाएगी। जी, कहीं ऐसे कोई में दिक्कत आप नहीं है। अच्छा एक बात बताइए रविंद्र जी, आप किसको चाहते हैं? क्योंकि आप भी मैं बीजेपी के किसको एक चाहता हूं? कार्यकर्ता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर कुछ तो मन में होगा ना, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए, प्रवक्ता की कोई राय नहीं होती। प्रवक्ता की राय कार्यकर्ता पार्टी के की तौर राय पर हो होती सकती है, कार्यकर्ता के तौर पर हो सकती है। तो मैं जिम्मेवारी संभाल रहा हूं, इसलिए मुझको निरपेक्ष रहना है और किसी भी द्वंद में नहीं उलझना है। कोई व्यक्तिगत राय नहीं। प्रवक्ता की जो बातचीत होती है, उसका जो वक्तव्य होता है, पार्टी का वक्तव्य होता है, और विधायक दल की बैठक में जो भी जिस भी नेता का चयन होगा, वो पूरे भाजपा के और उत्तराखंड के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि फेरिस्त बड़ी लंबी है। पुष्कर सिंह धामी तो है ही सामने, ये तो पहले से तय था। उसके बाद फिर सतपाल महाराज का नाम आ जाता है, अनिल बनूली का आ जाता है, अजय भट्ट जी का आ जाता है, मदन कौशिक जाकर दावेदारी करने लगते हैं, और कहीं दूर छोर पर खड़े हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम आ जाता है। फिर अगर महिला की बात कर ले तो रितु खंडूरी का नाम भी सामने है। तो ऐसे में मुश्किलें होना तो लाजमी है। नहीं, मुश्किलें कहाँ हैं? अभी विधायक दल की बैठक हुई कहाँ है? और पुष्कर सिंह धामी जी का तो स्वाभाविक रूप से नाम आना ही है प्रथम पंक्ति पर, क्योंकि सर्वाधिक अधिकार उन्हीं का है। स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि वो डिक्लेयर किए गए, उनके चेहरे पे, उनके नाम पे जो है चुनाव लड़ा गया, तो प्रथम पंक्ति में तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं ही। और बाकी अन्य हमारे जो नेतागण हैं, वरिष्ठ लोग हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि वो भी चाहें, अगर वो भी प्रयास करें कि वो मुख्यमंत्री के लिए जो है इच्छुक हैं, तो हर का सपना होता है। नहीं, क्योंकि जिस हम तरह से लोगों को लगातार विधायक दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, ऐसे में हाईकमान को अब मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने कार्य देखें। हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि 19 तारीख को संभावित है कि विधायक दल की बैठक होगी, और जो क्षेत्र में लोग होंगे उनको बुला लिया जाएगा। जी, एक और सवाल जो ऐसे में निकलकर सामने आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि वो पूरे राज्य पर नजर रख रहे थे। लेकिन ऐसे में अहम बात यह है कि क्योंकि हमने लास्ट के चुनाव प्रचार में हमने भी देखा कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट पर भी बराबर ध्यान दे रहे थे, लगातार उन्होंने वहां के दौरे किए हैं। फिर ये कहना कहां तक सही होगा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 70 विधानसभाओं के अंदर गढ़वाल, कुमाऊं, तराई को व्यापक दौरे करके हर सीट को जिताने का प्रयास किया है, और उनके नेतृत्व में 46-47 लोग जीत के आए हैं, तो निश्चित रूप में उनको श्रेय जाता है। और ये अन्याय होगा उनके साथ अगर हम ये कहें कि वो चुनाव हार गए। चुनाव किसके लिए हारे? पार्टी के लिए हारे, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हारे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है, ना इफ है ना पट है। ठीक है, शुक्रिया आपका रविंद्र जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस का आंकड़ा 11 से बढ़कर 19 पर पहुंच गया हो, लेकिन चुनाव में मिली करारी हार की गाज प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी।
तो वहीं प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया, फिर नैतिकता के आधार पर केवल प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों अपना इस्तीफा सौंपे। सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को भी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और लोकतंत्र में यह सामान्य प्रक्रिया है। निश्चित रूप से भाजपा में अंतर्कलह बहुत है। अगर सहमति होती तो धामी जी को अनाउंस कर देते। धामी जी को यहाँ उन्होंने अनाउंस किया था, प्रहलाद जोशी ने आप सबके सामने कहा होगा कि धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना तो घोषित करें, नहीं बनाना तो नए को घोषित करें। बोला आज 6 दिन हो गए हैं रिजल्ट आए हुए, आप 6 दिन में एक मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त सिरपुटोबल है, अंतर्कलह है। देखिए, मुझे लगता है जब भी हम दो बातें होती हैं, अगर हम जीतते हैं तो बधाइयों का तांता लगता है, और अगर हम हारते हैं तो क्योंकि कार्यकर्ता बड़ा हताश और निराश होता है, तो इसलिए वो अपने मन की बातों को रखता है। और कई बार मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, और इंटरनल डेमोक्रेसी जब होती है तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और छोटे से कार्यकर्ता को भी आला कमान तक अपनी बात पहुँचाने का अधिकार है। उसका माध्यम सोशल मीडिया है। हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब यूं जिस ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं 2 से 3 दिन पहले कि क्या यूं मान लिया जाए कि कांग्रेस में अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और तमाम जो अब नेताओं के इस्तीफों का दौर जरूर शुरू हो गया है। और खुद पार्टी के बड़े नेता जो है उन तमाम नेताओं को नैतिकता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, जिनके द्वारा जो अब तक इस्तीफों को लेकर जो है कोई ठोस बयान नहीं दिया गया। बाकायदा जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको प्रदेश महामंत्री ने नैतिकता का पाठ जरूर पढ़ा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब जो है प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दे दिया है तो उनको भी नैतिकता के आधार पर ये तमाम चीज़ें कर लेनी चाहिए, जिससे जो है पार्टी की छवि बरकरार रह सके। क्योंकि जब ये कहा जा रहा था कि सामूहिक जो नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अब जो है कैसे गणेश गोदियाल और हरीश रावत की जिम्मेवारी बनती है, लिहाजा जो उन नेताओं को भी बताना चाहिए। तो अब जो है इस्तीफों के दौर के साथ ही पार्टी के भीतर ही अंतर्कलह भी होने लगा है, जिसको जो है खुले मंचों पर भी दिखाई देने लगा है। हरीश रावत ने सीधे तौर पर कल जिस तरीके के बयान दिए थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ बेहतर नहीं है, और पार्टी में बेहतर करने के लिए सबको एकजुट होना होगा, जिसके बाद ही जो है आने वाले चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सकेगी। जी सौरभ, ऐसे में एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से एक किसी के पद का इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन जिस तरह से मथुरा दत्त जोशी ने कहा था कि ये सामूहिक हार है, तो फिर सभी से इस्तीफा लेना चाहिए, तो फिर ऐसे में जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी अगर सामूहिक हार मानी जाए तो? बिल्कुल, देखिए जब जो है प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि तमाम कार्यकारिणी जो है स्वयं ही भंग हो गई है। जब प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, लिहाजा जो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट होते ही पूरी कार्यकारिणी भंग हो जाएगी। लेकिन जो है उसके बावजूद इस्तीफों की पेशकश अभी तक जो है उन नेताओं की तरफ से नहीं की गई है, जिनके द्वारा जो पूरी एक कूट रचना। बिल्कुल सौरभ, आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी जुड़ गई हैं। गरिमा जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद, नमस्कार। गरिमा जी, क्या माना जाए कि अब ये इस्तीफों का दौर अब शुरू हो चुका है कांग्रेस में? गरिमा जी जी मैंने सुना नहीं आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए अब कि अब इस्तीफों का दौर शुरू हो जाएगा कांग्रेस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिससे अपेक्षा की जाएगी, देखिए कभी भी हार या जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से हो ही नहीं सकती। चुनाव में जब हम उतरते हैं तो हम एक टीम के रूप में उतरते हैं, और चाहे हार हो चाहे जीत हो, चेहरा टीम के सर पे बसता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि माननीय अध्यक्ष जी का जो इस्तीफा लिया गया है, इसमें उनको हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा लिया गया है। वो तो संगठनात्मक रूप से एक नई जो है कार्यकारिणी गठित करने के लिए या नए रूप से नए कलेवर में कांग्रेस पार्टी उतरना चाहती है, क्योंकि कुछ राज्यों में और भी चुनाव हैं, और आगामी हमारे वहाँ नगर निगम के चुनाव हैं। उसके बाद 24 में आपको पता है कि पार्लियामेंट के चुनाव। तो फिर जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा कि 5 राज्यों में जहां कांग्रेस हारी है वहां के प्रदेश अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे दे, तो ये उनका फैसला गलत है? नहीं, गलत नहीं है। सोनिया जी तो अध्यक्षों का ही इस्तीफा मांगेंगी ना, हमारा थोड़ी मांग लेंगी।
तो अध्यक्षों का इस्तीफा मांगने का मतलब ही है कि हम सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। देखिए, हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। अगर अध्यक्ष जिम्मेदार हैं हार के लिए, तो फिर एक एक कार्यकर्ता भी जिम्मेदार है। तो फिर ऐसे में मुझे लगता है कि हम सभी ने पेशकश की है। अब उसको कितना स्वीकार किया जाता है, कितना नहीं किया जाता है, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर किसी न किसी पर तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अगर सामूहिक हार का नाम भी आप देते हैं तो फिर जिम्मेदारी किस पर तय की जाएगी? हमने स्वयं पर ली है, हर व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। जैसा कि मैंने कहा कि टीम वर्क होता है चुनाव लड़ाना या जिताना, तो अगर हार भी हुई है तो वो संयुक्त रूप से हम सब उसके जिम्मेदार हैं। केवल मात्र गणेश गोदियाल जी उसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। गणेश गोदियाल जी ने तो बहुत अपने अल्प समय में ये कोशिश की कि सभी लोगों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट होकर रखा जाए। इनफैक्ट बड़े नेताओं के बीच में बिल्कुल। और भी गरिमा जी, एक सवाल और ये कि जिस तरह से सोचा जा रहा था कि इस करारी हार के बाद कांग्रेस तुरंत समीक्षा बैठक करेगी, लेकिन इस बैठक को होली तक के लिए टाल दिया गया। नहीं, होली तो आई गई। आपको पता ही है कि पहले निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने सीडब्ल्यूसी की बैठक रखी, तो उसके लिए सबको जाना पड़ा। और होली का त्योहार बड़ा त्योहार है पूरे देश का। तो ऐसे में होली में सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो उसमें कभी समीक्षा बैठक ही तो करनी है। उसमें समीक्षा बैठक में कोई, हमने तो सरकार नहीं बनानी है ना। जिन्होंने सरकार बनानी है और राज्य को राजनीतिक अस्थिरता में झोंक रखा है, उन लोगों से अगर आप ये सवाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने तो अपनी पार्टी की मेरा सरकार से सवाल ही नहीं है गरिमा जी, मेरा सवाल सरकार को लेकर है ही नहीं ना। मेरा सवाल आपकी समीक्षा बैठक को लेकर है। सुनिए, हमारी समीक्षा बैठक अभी होगी, तत्काल होगी, होली के बाद होगी, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इससे राज्य को कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री न गठित 2014 के बाद से 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। आप कहीं के भी चुनाव को देख लीजिए, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर बार समीक्षा बैठक की जाती है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलकर सामने आता। नहीं, कोई बात नहीं, कभी तो आएगी। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। हम भी अपने अभ्यास में लगे हुए हैं। जिस दिन तो हमारी बात, फिर तो समीक्षा बैठक के लिए भी ये कहा जा सकता है कल करे सो आज कर। इंतजार, हाँ बिल्कुल हम करेंगे ना, उसकी चिंता आप मत करिए। मैंने जैसा कि कहा, समीक्षा बैठक पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी उसको कब आहूत करती है ये भी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। राज्यवासियों के ऊपर हम कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं। हमारी समीक्षा बैठक हो जाएगी और जो भी उसमें से निकल कर आएगा वो आपके समक्ष रख दिया जाएगा। अभी तक क्या लगता है कि चुनाव में इतनी बड़ी हार का कारण क्या है? बहुत सारे कारण होते हैं हार के, कोई एक कारण की वजह से हार नहीं होती और बहुत सारे कारण हैं। उसको समीक्षा बैठक में ही प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, पार्टी प्लेटफॉर्म। तो क्या समझा जाए कि जब चुनाव हो रहे थे या उसकी तैयारियां चल रही थी, तब कांग्रेस ने उन कारणों पर ध्यान नहीं दिया? कांग्रेस ने पूरा ध्यान दिया। ये चुनाव के दौरान ही कुछ ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दुष्प्रचारित की गई, जिसका क्या तो फिर यूं कहा जाए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो बयान था वो नुकसान दे गया कहीं ना कहीं कांग्रेस को? नहीं, हमने वो बयान दिया ही नहीं। यही तो कह रहे हैं हम कि जिस चीज में एक्सपर्ट है भाजपा, वो करने में वो सफल रही। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान एक कार्यकर्ता ने दिया था और उस बयान को उन्होंने बम का गोला बनाकर सब जगह परोसने का काम किया। हमारे किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। हम अपना घोषणा पत्र आधिकारिक रूप से जारी कर चुके थे, उसमें भी उसका जिक्र नहीं था। तो मुझे समझ से परे है कि उसके बाद जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात का। तो आप 5 साल जनता यही अगर कार्यकर्ता भी कहता है बात को, तो उसकी बात पर भी तो अमल किया जाता है। नहीं, तो अमल करने के लिए किसी ने सहमति नहीं जताई ना। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि कार्यकर्ता ने मांग जरूर की थी। उसने कहा नहीं था कि हम खोलेंगे, उसने मांग की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाए, लेकिन उस पर मोहर किसी ने भी नहीं लगाई। हाँ, मोहर नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर सरकार बनी तो खोली जाएगी और जाए में फर्क हो जाता है। नहीं, खोली जाए बोला था उन्होंने, मांग की थी अपने नेताओं से, लेकिन किसी भी नेता ने थम्स अप नहीं दिया था उनको। ठीक है, शुक्रिया आपका। अपना ज्ञापन, सुनिए आपको शायद जानकारी कम है, उन्होंने ज्ञापन, मुझे तो जानकारी पूरी, आप एक बार देख लीजिए ना, फिर से बयान आपको पता लग जाएगा। नहीं, बयान नहीं, मैंने आपसे कहा ना उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर हूँ, आप पार्टी के बाहर से देख रहे हैं पार्टी की गतिविधियों को। मैं पार्टी के अंदर हूँ, इसलिए आपको सही जानकारी दे रही हूँ कि कोई भी अकील अहमद अकेले क्या यूनिवर्सिटी खोल देंगे, जो वो ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस। लेकिन अगर आज वो ज्ञापन देते हैं, कल उस पर अमल भी किया जा सकता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत अमल- कहा या सही कहा, मेरा सिर्फ इतना है कि क्या ये अमल- बयान अमल नुकसानदेह होगा- रहा या नहीं रहा अमल कांग्रेस होगा, के ये लिए? किसी नेता का बयान मुझे दिखाइए ना, किसी नेता ने उनके बयान पे अमल होगा ये कहा हो, ये बयान मुझे दिखाइए ना। हमारे 3-4 नेता थे प्रदेश के अंदर, प्रदेश प्रभारी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे। क्या किसी ने भी उनसे कहा कि हाँ अमल होगा आपकी बात पर? क्या आश्वासन दिया किसी ने भी? ठीक है, शुक्रिया आपका गरिमा जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक लगातार दिल्ली जा रहे हैं। विधायकों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पार्टी संगठन ने अपने सभी विधायकों को अपने चुनाव क्षेत्र में लौटने का निर्देश दिया। इस निर्देश से पार्टी को उम्मीद है कि विधायकों का दिल्ली आने का सिलसिला रुकेगा। सूत्रों के मुताबिक कई विधायक केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बहाने खुद को सीएम बनाने या फिर मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 मार्च को हरिद्वार जाएंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंडी घाट के पास स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से सेवा साधना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मिशन की ओर से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देहरादून मेडिकल कॉलेज प्रबंधक के तुगलकी फरमान की वजह से सैकड़ों युवा बेरोजगार हो गए। इस आदेश के बाद सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल कोरोना काल में बड़ी संख्या में स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन समेत तमाम पदों पर बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की गई थी, पर कोरोना की रफ्तार खत्म होने के बाद इन सभी स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।